जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज हम ज्योतिष संबंधी विषय पर चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। जो आज की हमारी चर्चा है वह ज्योतिष से संबंधित है, पंचांग से संबंधित है। तो जैसा कि आप सबको ज्ञात है, सर्वविदित है कि हम श्री रामचरितमानस पर चर्चा का कार्यक्रम कर रहे हैं, वो यथावत चलता रहेगा और आप सभी लोग उसको स्नेह के साथ, श्रद्धा के साथ उनका श्रवण करते रहिए। जो श्री रामचरितमानस की श्रृंखला चल रही है वो यथावत चलती रहेगी, लेकिन बीच बीच में हम कुछ इस तरह के रोचक संबंधी बातों पर भी चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते रहेंगे। जानने योग्य विषय पर जो हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, तो उस विषय पर भी हम चर्चा का कार्यक्रम लेकर बीच बीच में उपस्थित होते रहेंगे। तो आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वह है पंचांग क्या है, पंचांग क्या होता है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, आप सबको ज्ञात होगा कि हम अपने जीवन में पंचांग का उपयोग तो करते ही हैं। शुभ समय निकालने के लिए, मुहूर्त निकालने के लिए, समय की गणना करने के लिए पंचांग का उपयोग होता है। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि पंचांग आखिर है क्या, पंचांग होता क्या है। हमारे भारत देश में अनेक प्रकार के पंचांग पद्धति प्रचलित है, जिसमें विक्रम संवत है, शक संवत है, जो पंचांग की एक पद्धति है। तो इस तरह से विक्रम संवत, शक संवत और भी कई पद्धतियां प्रचलित है। जो राष्ट्रीय पंचांग जिसको माना जाता है वो है शक संवत। और इसी तरह से एक पद्धति विक्रम संवत भी है, जिसकी शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने ईसा मसीह के जन्म के 57 वर्ष पूर्व किया था। जो ईस्वी सन चल रहा है अभी 2024, इसका अनुसरण पूरे विश्व में होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर का, अंग्रेजी कैलेंडर का जो अभी 2024 चल रहा है, वो ईसा मसीह के जन्म से इसका प्रारंभ माना जाता है। लेकिन जो विक्रम संवत है उसकी शुरुआत 57 वर्ष पहले किया गया था राजा विक्रम आदित्य के द्वारा। तो ईसा मसीह के जन्म से 57 वर्ष पहले इनकी शुरुआत की गई है। और विक्रम संवत जो है वो हिंदू पंचांग पद्धति है, जिसका अनुसरण हमारे तीज त्योहारों के लिए, उनके निर्धारण के लिए, अनेकों पर्वों के लिए किया जाता है। तो इसकी शुरुआत ईसा मसीह के जन्म से 57 वर्ष पूर्व किया गया था। तो अभी ईस्वी सन 2024 चल रहा है, तो विक्रम संवत अगर हम 2024 में 57 जोड़ दे तो विक्रम संवत 2081 चल रहा है। अभी विक्रम संवत 2081 चल रहा है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नया वर्ष का शुभारंभ माना जाता है और अभी नया वर्ष जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ हो चुका है और विक्रम संवत 2081 प्रारंभ हो चुका है। तो ये तो पंचांग पद्धतियां हैं, शक संवत, विक्रम संवत और भी जो है पद्धतियां प्रचलित है हमारे देश में। लेकिन जो मुख्य रूप से आज हमारी चर्चा का विषय है वह है पंचांग क्या है, पंचांग क्या होता है। तो जैसा कि पंचांग इसके नाम से ही स्पष्ट है, पंचांग शब्द को अगर हम देखें तो इनका संधि विच्छेद अगर हम करें तो पंच अंग अर्थात 5 अंगों वाला, जो 5 अंगों वाला है वो पंचांग है। पंचांग में 5 अंग होते हैं, उनके 5 भाग होते हैं, 5 अंग होते हैं, इस कारण से वह पंचांग कहलाता है। तो पंचांग के वो 5 अंग कौन कौन से हैं? तो पहला अंग है तिथि, फिर वार, फिर योग, नक्षत्र और करण। इस तरह से 5 अंग होते हैं पंचांग के, तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। ये पांचों अंग मिलकर पंचांग का निर्माण करते हैं और काल गणना में, समय के निर्धारण में इनका उपयोग किया जाता है। इन पांचों अंगों का, तिथि का, वार का, योग का, नक्षत्र का और करण का, समय की गणना के लिए, मुहूर्त निकालने के लिए, शुभ समय की गणना के लिए, शुभ समय निकालने के लिए
पंचांग के इन पांचों अंगों का प्रयोग किया जाता है। तो तिथि, पहला जो अंग है इसका तिथि, तो समझने का हम प्रयास करते हैं कि तिथि क्या होती है। तो तिथि जो है चंद्रमा के घटने और बढ़ने पर आधारित है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता जाता है और जो कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है उसको अमावस्या कहते हैं। फिर कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष का शुभारंभ होता है, तो उसमें चंद्रमा बढ़ता जाता है, उनकी कलाएं बढ़ती जाती है। तो और जो शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि होती है उनको पूर्णिमा कहते हैं, जिसमें चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है, पूर्ण रूप से प्रकाशमान होता है। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये दो पक्ष होते हैं और एक पक्ष में 15 तिथियां होती है। जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, प्रतिपदा अर्थात प्रथमा तिथि, द्वितीया तिथि, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और कृष्ण पक्ष है तो 15वीं तिथि हो जाएगी अमावस्या, और शुक्ल पक्ष है तो हो जाएगी पूर्णिमा। तो इस तरह से एक पक्ष में 15 तिथि होती है और दोनों पक्षों को मिलाकर 30 तिथियां होती है। तो ये जो तिथियां हैं वो मुख्य रूप से चंद्रमा के घटने बढ़ने पर आधारित है, चंद्रमा के कला पर आधारित है। जो चंद्रमा घटता है, बढ़ता है, उसके आधार पे ये तिथि का निर्धारण होता है। उसका प्रत्येक घटना और बढ़ना ही जो है तिथि का निर्धारण करती है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती है, कृष्ण पक्ष में घटती जाती है। शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकाशमान होता है तो उसको पूर्णिमा कहते हैं, जो 15वीं तिथि होती है। और कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है, जो अंतिम तिथि होती है, उसमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता, पृथ्वी से दिखाई नहीं देता, तो उसको हम अमावस्या कहते हैं। तो ये तिथियां हमने संक्षेप में समझने का प्रयास किया। हम सभी विषयों को संक्षेप में ही समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सभी विषय की अगर विस्तृत व्याख्या की जाए तो बहुत समय लग जाएगा। तो हम संक्षेप में समझ रहे हैं, संक्षेप में समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो तिथियां जो है चंद्रमा के घटने और बढ़ने पर ही आधारित है। चंद्रमा के घटने से, बढ़ने से, चंद्रमा के कलाओं से तिथियों का निर्धारण होता है, और इन्हीं तिथियों के आधार पर ही जो है महीने का निर्धारण होता है। जो हिंदी कैलेंडर में जो महीना होता है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ इत्यादि जो महीनों की गणना होती है, तो वो तिथियों के आधार पर ही होती है। 30 तिथियों को मिला करके एक महीना होता है। इसमें जो जिस तरह से हम जनवरी, फरवरी जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 30 दिन का, 28 दिन का, 31 दिन का, 29 दिन का जो हम मानते हैं, लेकिन हिंदी कैलेंडर में ऐसा नहीं होता, हिंदी पंचांग में ऐसा नहीं होता। वह चंद्रमा के घटने और बढ़ने पर आधारित है। चंद्रमा 30 तिथियां जब वो पूर्ण कर लेता है, अर्थात एक पूर्णिमा से लेकर अगले पूर्णिमा तक, या एक अमावस्या से लेकर अगली अमावस्या के आने तक जो है जितना समय लगता है, इसमें 30 तिथियां जो है गुजरती है। 30 तिथियां एक पूर्णिमा से लेकर, जैसे पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के साथ माह का समापन होगा, और फिर जो है कृष्ण पक्ष लगेगा तो उसकी प्रतिपदा तिथि या प्रथमा तिथि लगेगी, तो फिर माह की शुरुआत होगी। तो इस तरह से कृष्ण पक्ष चलेगा, अमावस्या आएगा, फिर पूर्णिमा आएगा। तो इस तरह से एक पूर्णिमा से लेकर अगली पूर्णिमा तक जो है तिथियां गुजरती हैं, 30 तिथियां होती है। तो उसमें जितना दिन लगता है, जितना दिन लगता है वो एक महीना होता है। एक पूर्णिमा से लेकर अगली पूर्णिमा तक, या एक अमावस्या से लेकर अगली अमावस्या के आने तक जितना दिन लगता है वो दिन जो है एक महीना कहलाता है हिंदी पंचांग के अनुसार। क्योंकि इसमें जो है महीने का निर्धारण चंद्रमा की कलाओं के आधार पर होता है। चंद्रमा की कलाएं ही तिथियां निर्धारित करती है। जो चंद्रमा की कलाएं हैं वही तिथियां हैं, और इन्हीं तिथियों के आधार पर महीने का निर्धारण होता है। तो इस तरह से हम जो है तिथियों को समझने का प्रयास किए हैं। आशा करता हूँ तिथियां आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर जो है दूसरा अंग है वार। वार जो है एक सूर्योदय से लेकर अगली सूर्योदय तक वार जो है हिंदी पंचांग में समान रहता है। जैसे आज सूर्योदय हुआ तो आज जो जिस ग्रह की होरा में सूर्योदय हुआ
तो उस ग्रह के नाम पर ही उस दिन का नाम पड़ेगा। जैसे आज रविवार है, तो आज जो सूर्योदय है वो सूर्य की होरा में हुआ, रवि की होरा में हुआ, तो आज का नाम रविवार पड़ गया। और फिर जो है अगली सूर्योदय होने तक रविवार ही रहेगा, इसमें रात्रि 12 बजे के बाद वार नहीं बदलेगा। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में रात्रि 12 बजे के बाद तारीख और वार दोनों बदल जाते हैं, लेकिन हिंदी पंचांग के अनुसार रात्रि 12 बजे के बाद वार नहीं बदलता। वह एक सूर्योदय से लेकर अगली सूर्योदय के होने तक वार जो है वही रहता है, वही समान वार ही रहता है, बदलता नहीं है। तो फिर जो है जब अगली सूर्योदय होगा तो वो जिस ग्रह की होरा में होगा उस ग्रह के नाम पर फिर उस दिन का नाम पड़ेगा। तो इस तरह से ये वार है, 7 वार होते हैं, आप सभी लोग जानते ही होंगे इनको। तो जो है वार का निर्धारण सूर्योदय जिस ग्रह की होरा में हो रहा है उस ग्रह के नाम पर ही उस दिन का नाम होता है। हमने पिछले व्याख्यान में, पिछले जो हमने चर्चा किया था उसमें भी समझने का प्रयास किया था, ग्रहों के होरा को समझने का प्रयास किया था, और जो दिन का क्रम है वो किस तरह से निर्धारित हुआ है ये भी हमने समझने का प्रयास किया था कि सोमवार के बाद मंगलवार ही क्यों आता है, मंगलवार के बाद बुधवार ही क्यों आता है, और सप्ताह में 7 दिन ही क्यों होते हैं। ये हमने पिछले के व्याख्यान में जो है भली भांति समझा है। अगर आप लोगों ने श्रवण नहीं किया है पिछला व्याख्यान तो आप लोग इस चैनल पर जाकर के इस चैनल के माध्यम से पिछला व्याख्यान को जो है प्राप्त कर सकते हैं। पिछले व्याख्यान में हमने इस विषय पर चर्चा किया है। तो ये जो है वार है, जिस ग्रह की होरा में सूर्योदय होता है उस ग्रह के नाम पर ही उस दिन का नाम होता है। तो और एक सूर्योदय से लेकर अगली सूर्योदय तक वार समान रहेगा। अब हम आते हैं अगले अंग की ओर। तिथि हमने देख लिया, वार हमने देख लिया, अब योग देखते हैं। तो योग जो है सूर्य और चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति के आधार पर, सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से किस प्रकार की स्थिति में है, उन दोनों के मध्य क्या दूरी है, किस तरह से वे आपस में स्थित हैं, तो सूर्य और चंद्रमा की आपसी स्थिति के आधार पर, उनकी दूरी में संबंध के आधार पर योग का निर्धारण होता है। तो योग, कुछ योग शुभ होते हैं, कुछ योग अशुभ होते हैं, जैसे आयुष्मान योग है, प्रीति योग है, विश्व कुंभ योग है, इस तरह से योग के नाम होते हैं। तो ये जो है सूर्य और चंद्रमा की आपसी स्थिति के आधार पर कि सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से किस प्रकार की स्थिति में है, किस प्रकार से उनकी स्थिति है, उनकी पोजीशन क्या है, तो इस आधार पर योग का निर्धारण होता है। कुछ योग शुभ होते हैं, कुछ योग अशुभ भी होते हैं। तो ये हमने योग को भी संक्षिप्त में समझने का प्रयास किया। अब नक्षत्र देखते हैं। तो नक्षत्र जो है आकाश में, ब्रह्मांड में, आकाश में तारा मंडलों के समूह को, तारा गणों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और इन्हीं नक्षत्रों से मिलकर के राशियां बनती है, राशि का निर्माण होता है। 2.25 नक्षत्र मिलकर के एक राशि बनाते हैं। तो एक राशि में कितने चरण हो गए? 9 चरण हो गए, क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और 2.25 नक्षत्र मिलकर के एक राशि बनाते हैं, तो एक राशि में 9 चरण हो गए। तो इस तरह से तारा गणों के समूह को, तारा मंडलों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और चंद्रमा इन सभी नक्षत्र में भ्रमण करता है। सभी नक्षत्र में जो है चंद्रमा भ्रमण करता है। कुल 27 नक्षत्र होते हैं। कुछ नक्षत्र शुभ होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं। कुछ नक्षत्र जो अशुभ नक्षत्र है, जैसे गंडमूल नक्षत्र, तो गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में 5 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती और मूल नक्षत्र। तो ये सभी नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं, अशुभ माने जाते हैं। यदि किसी बालक का जन्म इन नक्षत्रों में हुआ हो, अश्विनी, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, मूल, तो इनका उपाय किया जाता है। इनकी अशुभता को दूर करने के लिए इनका उपाय किया जाता है। तो इस तरह से हमने नक्षत्र को देखा। अब जो है आते हैं करण पर। करण जो है तिथि के आधा कर देने पर, तिथि को जो है 2 बराबर भागों में विभाजित कर देने पर जो उसका प्रत्येक भाग है वो करण कहलाता है। अर्थात एक तिथि में 2 करण होते हैं।
तिथि के पूर्वार्ध भाग और तिथि के उत्तरार्ध भाग, तिथि के पहले वाले भाग और दूसरे वाले भाग, दो करण मिलकर के एक तिथि बनाते हैं। मतलब एक तिथि में दो करण होते हैं, तो तिथि को हम जब दो भागों में बांटते हैं तो वही उनका प्रत्येक भाग करण कहलाता है। और इस तरह से लगभग 11 करण बताए जाते हैं, 11 करण होते हैं और इनकी भी पुनरावृत्ति चलती रहती है, इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। तो ये जो है करण है, जैसे किस्तुघ्न करण, बवकरण, बालवकरण, विष्टिकरण, विष्टिकरण को भद्रा भी कहते हैं जिसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते। तो इस तरह से जो है करण होते हैं किस्तुघ्न, बालव, कौलव, विष्टि इत्यादि 11 प्रकार के करण बताए जाते हैं। तो इस तरह से पंचांग के 5 अंग हुए और हमने समझने का प्रयास किया। 5 अंग होने के कारण इनको पंचांग कहा जाता है। पंचांग का उपयोग समय की गणना के लिए होता है, शुभ समय निकालने के लिए, शुभ मुहूर्त निकालने के लिए, समय का निर्धारण करने के लिए, समय की गणना करने के लिए पंचांग का उपयोग होता है। हमारे हिंदू धर्म के बहुत सारे जो रीति रिवाज हैं, बहुत सारे तीज त्योहार हैं, लगभग पूर्ण सभी तीज त्योहार इसी पंचांग पर आधारित होते हैं। पंचांग ही के आधार पर ही सभी तीज त्योहार का निर्धारण होता है। तो इस तरह से पंचांग के 5 अंग होने के कारण इनको पंचांग कहते हैं। तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण, ये 5 अंग पंचांग में सम्मिलित होने के कारण पंचांग कहलाता है। तो आशा करता हूँ आप सभी ने ध्यानपूर्वक श्रवण किया होगा और आप सभी को समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अपने तरफ से जितना हो पाया मैंने आप सभी को समझाने का प्रयास किया, जितना मुझे मालूम था, जितना मुझे ज्ञात था, उतना मैंने आप सभी को समझाने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। संभव है कि त्रुटि हो ही जाए तो उसके लिए क्षमा करें। और इस तरह से आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से इस तरह के विषयों पर, रोचक संबंधी विषयों पर, जानने योग्य विषयों पर चर्चा का कार्यक्रम सुनते रहिए, लाभ उठाते रहिए। और रामचरितमानस पर भी हमारी चर्चा चल रही है, तो आप सभी लोग उसका भी श्रवण करते रहिए, श्रवण कीजिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के लीलाओं का आनंद लीजिए और अपने परिवारजनों में, मित्रजनों में जितना आप कर सकते हैं अपने तरफ से अवश्य सहायता कीजिए और सभी लोगों के मध्य इस चैनल को पहुंचाने का प्रयास कीजिए। इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सभी लोग इस तरह के व्याख्यानों का, इस तरह के ज्ञान संबंधी बातों का आनंद ले सकें। तो आज के इस व्याख्यान को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे फिर किसी नए विषय पर चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।